हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। आज इस वीडियो में हम एक केमिकल बॉन्डिंग का नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है रेजोनेंस। आई होप आपने 11th-12th में पढ़ा होगा ये टॉपिक, बट एक स्मॉल रिकैप में देना चाहती हूँ हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक करने से पहले। तो रेजोनेंस क्या होता है? सो गाइस देखो, रेजोनेंस एक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है किसी भी स्ट्रक्चर का। जब उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है ना, तो उसको एक रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है रेजोनेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने पिछली वीडियो में आपको एग्जांपल बताया था BF3, जिसमें जो फ्लोरीन है वो बैक बॉन्डिंग करता है। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? एक तो मैंने बताया था कि एक डेटिव बॉन्ड बनता है जिसमें फ्लोरीन हमारा बैक बॉन्डिंग दिखता है बोरोन को, और तभी हमारा बोरोन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। अब इसमें मैंने बताया था कि ये फ्लोरीन भी दे सकता है इसको इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्लोरीन भी दे सकता है एंड ये फ्लोरीन भी दे सकता है। अब जब तीनों फ्लोरीन दे सकते हैं तो मतलब इनके जो तीनों जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो उसके रेजोनेट इसके कैनोनिकल फॉर्म्स हो जाएंगे एंड इन्हीं को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जो अगला कैनोनिकल फॉर्म बनेगा, अभी तो इसने दिया है, इसका नाम ले लेते हैं हम FA, इसको बोल देते हैं FB एंड इसको बोल देते हैं FC। FA दे चुका है, अब देगा FB। अब नेक्स्ट FC की बारी है। अब यहाँ पे FC देने वाला है। अब ये तीनों हमारे कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं इनको, या तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं, या तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वो डीलोकलाइज हो रहे हैं, इनका डीलोकलाइजेशन हो रहा है। कभी FA से जा रहे हैं, कभी FB से जा रहे हैं एंड कभी FC से जा रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा फ्लोरीन का वो डीलोकलाइज हो रहा है पूरे पूरे हमारे मॉलिक्यूल में। तो इसमें जो हमारा ये सब एक एवरेज मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी एक पूरा मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक पूरे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, इनका एक एक एवरेज रिप्रेजेंटेशन देता है पूरा पूरा, उसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अब ये इनका जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है वो इस तरीके से बनेगा। जहाँ पे तीनों तरफ बॉन्ड बनेंगे, ये जो पाई बॉन्ड हमारा बन रहा है ये तीनों देने वाला है, ये तीनों फ्लोरीन बोरोन को देंगी, तो इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं इसको। अब जितने भी मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया ना, ये कोई भी एक सेम एनर्जी नहीं होती इन सब में। जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी वो ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। मान लो ये फर्स्ट जो आया है मेरा, ये फर्स्ट जो आया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सेकंड है एंड ये थर्ड है। मान लो कि ये जो फर्स्ट वाला है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, एंड सेकंड उससे कम स्टेबल भी हो सकता है एंड थर्ड उससे भी कम हो सकता है। तो तीनों की जो एनर्जी है हमारी रेजोनेंस एनर्जी है वो तीनों की बराबर नहीं होगी, किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है। अब यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, एक यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट आता है रेजोनेंस एनर्जी का। इन तीनों स्ट्रक्चर्स में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मान लो फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जो मोस्ट स्टेबल है उसका डिफरेंस एंड जो रेजोनेंस हाइब्रिड हमने निकाला है, रेजोनेंस हाइब्रिड का डिफरेंस, ये हमें दे देती है रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है हमारी, उन कैनोनिकल फॉर्म्स में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा मॉलिक्यूल, उसकी एनर्जी हम लेते हैं एंड जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है उसका एनर्जी, उन दोनों एनर्जीज के डिफरेंस को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, एंड इन सब को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
जिसमें कि कुछ हमारे ज़्यादा कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर सकते हैं एंड कुछ कम कम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं एंड कुछ लेस स्टेबल हो सकते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड हम निकालते कैसे हैं? एक वेव फंक्शन है रेजोनेंस हाइब्रिड निकालने के लिए, ये सब आपको पता है, एंड ये साई आई, ये जो सी आई है हमारा, ये कंट्रीब्यूटिंग कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। एंड ये जो हमारा साई आई है, इसको बोलते हैं वेव फंक्शन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स। तो इसमें अब मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, यहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग कोफिशिएंट्स हैं एंड ये वेव फंक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड को निकालते हैं। ठीक है, एनर्जी गैप मैंने आपको बता दिया। अब अगर निकालते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है? बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन कितने उनके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब उनके कैनोनिकल फॉर्म्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल BF3 का हम एग्जांपल ले लें। देखो BF3 में कितने बॉन्ड्स आ रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। एक स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड्स आ रहे हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में देख लो 4 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हम कितने लिखेंगे यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 एंड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, कितने स्ट्रक्चर्स हमें मिल रहे हैं? 3 स्ट्रक्चर्स हमें, 3 कैनोनिकल फॉर्म्स या 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें मिल रहे हैं। तो नीचे लिखेंगे 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो 1.33। तो BF3 का हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इस तरीके से निकलेगा। एंड कैनोनिकल फॉर्म्स एंड रेजोनेंस एनर्जी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, आई होप उतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि ये रेजोनेंस एनर्जी जो हमने निकाली है उसको कैसे निकालते हैं, मतलब क्या क्या मेथड्स हैं इसको निकालने के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं जो कि देखा गया है कि अगर हम इनको अप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक रेजोनेंस एनर्जी जो है उसकी निकल रही है। तो सबसे पहला मेथड है हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ये मेथड्स हैं, ठीक है। एंड सेकेंड मेथड है हमारा हीट ऑफ कंबशन। थर्ड मेथड हमारा बॉन्ड एनर्जी। अगर बॉन्ड एनर्जी हमने निकाल ली है तो हम उसका रेजोनेंस एनर्जी निकाल सकते हैं। एंड लास्ट मेथड है फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है ये आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, हीट ऑफ कंबशन है, बॉन्ड एनर्जी से एंड फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ये मेथड्स हैं जिससे हम लोग रेजोनेंस एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो आप अपने इसको आंसर राइटिंग में इन्वॉल्व कर सकते हो कि अगर रेजोनेंस एनर्जी पूछा है तो आप ये बता सकते हो इन मेथड से हम एक्सपेरिमेंटली रेजोनेंस एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो अब आती है बात ही कि जो रेजोनेंस है क्या वो हमेशा मतलब इक्वल आटम्स और मतलब इक्वल आटम्स ही इसमें मतलब प्रेजेंट होते हैं, या कहने का मतलब है कि ये जो एनर्जी है हमारी रेजोनेंस की, क्या ये ऑलवेज मतलब इसी तरीके से निकाली जाती है, कोई और मेथड है कि नहीं है। तो इसका मैं बताना चाहूँगी, इसमें अभी तक तो इतना ही मेथड निकाला गया है, बट फ्यूचर में हो सकता है कि और अच्छे से रेजोनेंस एनर्जी को निकाला जा सकता है, ठीक है। जो हमारे रेजोनेंस है देखो ये हमेशा वहीं वर्क करता है जहाँ पे इक्वल आटम्स को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बोनेट आयन हम लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं कार्बोनेट आयन, ठीक है, जहाँ पे जो इक्वल आटम्स है इनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन का हमारा जो ग्राउंड स्टेट पे अगर इसके स्ट्रक्चर बनाए ऑर्बिटल्स में, 2s पे ये इलेक्ट्रॉन हो गया एंड 2p पे ये इलेक्ट्रॉन हो गया ग्राउंड स्टेट पे। अब हम बनाते हैं इसको एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के,
एक्साइटेड स्टेट में आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने वाला है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, हमें 3 पेयर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए मैं एक्साइट करना ही पड़ेगा इसको। तो 2s में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा एंड 2p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचने वाले हैं। अब हमें ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि जो कार्बन के पास है वो 3 ही ऑक्सीजन है, तो इसमें से हम सिर्फ 3 को इंक्लूड करेंगे। तो इसमें जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा वो सिर्फ 3 को इंक्लूड करके आएगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि हमें सिर्फ ऑक्सीजन में 3 ही चाहिए। ठीक है, अब हमारा यहाँ बचता है एक 2p का इलेक्ट्रॉन बचता है। अब 3 ऑक्सीजन है, अब 3 ऑक्सीजन को हम लोग डिफरेंट नाम से इसको ले सकते हैं, और दो एनाइन भी प्रेजेंट है। तो पहला एनाइन वाला हम ले लें, तो इसका जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन आएंगे वो 2px2 2py2 एंड 2pz1। सेकेंड ऑक्सीजन ले लें हम नेगेटिव साइन के साथ, सेम 2px2 2py2 एंड 2pz1। अब एक हमारा सिंगल ऑक्सीजन बचता है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 ही नेगेटिव आयन है। तो इसमें हमारा आ जाएगा 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1। अब यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ फिल्ड अगर होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, यहाँ पे 0 नहीं लिखा, क्योंकि ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। स्टेबल करने के लिए हमको यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों में देने पड़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था ना, अब यहाँ पे देखो ये अपना अलग अलग जो लास्ट ऑर्बिटल हैं ये बनाने वाले हैं सिग्मा बॉन्ड हमारे ऑक्सीजन के साथ। तो जो ऑक्सीजन वाला है ये कार्बन के साथ यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, दूसरा pz वाला यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, एंड तीसरा यहाँ पे आके ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। ये तीनों ही सिग्मा बॉन्ड बनने वाले हैं। अब बारी आती है हमारी, ये 2p ऑर्बिटल बचा रह गया। ठीक है, अभी जब 2p ऑर्बिटल हमारा बचा रह गया, तो अब आती है बारी सेकेंड लोवेस्ट हमारा जो ऑर्बिटल है 2py, ये बनाने वाला है बॉन्ड हमारा इसके साथ, इस 2p ऑर्बिटल के साथ बनाएगा, और ये बनाएगा हमारा पाई बॉन्ड। यहाँ पे पाई बॉन्डिंग होगी। पाई बॉन्ड्स का कोई रिलेशन नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन में, इसीलिए हमने इनको अलग लिखा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन में इसको इंक्लूड नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब एक पाई बॉन्ड तो हमारा बन रहा है यहाँ पे, इससे हमें डिनोट होता है कि इस स्ट्रक्चर में हमारा एक पाई बॉन्डिंग बन रही है। अब आती है बारी स्ट्रक्चर बनाने की। तो पहला स्ट्रक्चर तो हमारा बन जाएगा O नेगेटिव, एक हमारा ये बनने वाला है, ये फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म आ गया हमारा। कोई भी ऑक्सीजन हो सकता है जिसमें ये नेगेटिव चार्ज हमारा हो सकता है, यहाँ पे OB भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है हमारा वो रिवॉल्व, ये जो हमारा ये क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे रख लो, ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये डीलोकलाइज होता रहेगा तीनों ऑक्सीजन आटम्स के साथ। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारा। ये हमारे आगे कैनोनिकल फॉर्म्स। अब हम बनाते हैं रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स के जो हाइब्रिड होते हैं वो बनाते हैं। देखो तीनों के अराउंड बॉन्ड रिवॉल्व कर रहा है, एंड नेगेटिव चार्ज तो तीनों में ही जा रहा है हमारा। इनडायरेक्टली देखा जाए तो तीनों स्ट्रक्चर में है, कभी इस ऑक्सीजन आटम में है, ठीक है, कभी इस ऑक्सीजन आटम में है, एंड कभी इस ऑक्सीजन आटम में है। ये तीनों आटम्स के बीच में कभी ना कभी तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो घूम ही रहा है, इसीलिए हमारा जो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू हो जाएगी वो 2/3 हो जाएगी, -2/3 नेगेटिव चार्ज की वैल्यू होगी, क्योंकि वो एक जो है वो 3 में डिवाइड हो रहा है। आई होप आपको रेजोनेंस हाइब्रिड भी समझ में आ गया। ये होता है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड।
और जो इसमें से जो भी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा एंड इसका डिफरेंस वो हमें दे देगा रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो SO2 का। अब हमें पता है जो सल्फ़र है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो अब सल्फ़र का सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में लिखना स्टार्ट कर दूँ। 2s नहीं लिख रही, 3s से लिख रहे हैं क्योंकि 3s से ही मैटर करेगा। एंड ये 3p, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहला ऑक्सीजन का लिख लो। अब यहाँ पे कोई डीलोकलाइज नहीं हो सकता। यहाँ पे एक तरीका है कि 3D ऑर्बिटल बना लो जिसमें 5 होते हैं, 3D बना सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल हम एक इस तरीके से करते हैं जिसमें हम 3D ऑर्बिटल में नहीं जा रहे हैं। ठीक, अभी हम सिर्फ इसी तरीके से जा रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन हमारे पास हैं। तो अभी हम इसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं करा रहे हैं, जैसा है वैसे ही रख रहे हैं। अगला जो केस होगा उसमें हम इसको डी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कराएंगे। तो ऑक्सीजन का इसमें हम लिखते हैं 2s2, नेक्स्ट 2px2, देन 2py2 एंड 2pz। यहाँ पे 0 आ जाए क्योंकि कोई नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो यहाँ पे 0 रख लिया हमने। यहाँ पे 2px2, 2py1 एंड 2pz1। देखो यहाँ पे हमने 0 क्यों रखा, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ पे आ पाए, तभी दोनों इलेक्ट्रॉन, तभी ये p ऑर्बिटल सेटिस्फाई होगा जब ये पूरे पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना वो यहाँ पे आ जाएं। अब देखो यहाँ पे जो हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये दोनों जाके इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये बनाएंगे हमारे पाई बॉन्ड इस pz ऑर्बिटल के साथ। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, मान लो OA के साथ बना रहा है ना ये डबल बॉन्ड, तो OB इसको लेट कर लिया, दो इसमें स्ट्रक्चर्स बनेंगे जहाँ पे हमारा S के पास हमारा लोन पेयर अभी बचा हुआ है। पाई बॉन्ड समझ में आ गया कि पाई बॉन्ड क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉनों को अभी हमने डीलोकलाइज नहीं किया है डी ऑर्बिटल में, इसीलिए ये अभी फ़िलहाल pz में आ जाने वाला है। और जब pz में आ जाएगा तो वो पाई बॉन्ड बना देगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं, बाकी एक एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारे p ऑर्बिटल से इधर उधर जा रहा है। तो इसमें जो हमारा जो बनेगा SO2 में दोनों तरफ p बॉन्ड हम बना लें, अगर इधर पाई बॉन्ड बना लें अगर हम, तो एक तो बन रहा है देखो p पाई से बन रहा है। ठीक है, एंड अगर हम नेक्स्ट बनाते हैं, अगर हम इसको डी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो जो अगला हमारा बनेगा वो डी पाई के साथ भी बनेगा। तो ये ये जो बॉन्ड है दोनों अलग हो जाएंगे। तो इसका मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी जब मैं डी ऑर्बिटल में इसको ट्रांसफ़र कराती हूँ। तो शुरू करते हैं अपना इस सेकेंड टाइप को, जो ग्राउंड स्टेट में हम फिर से बना लेते हैं इसको 3s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 3p में अगेन हमारा ये एंड 3d। अब इसमें हम लोग इसको फिल कराने वाले हैं, ये 5 ऑर्बिटल है। ठीक, अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में करेंगे इसको, एक्साइटेड स्टेट में जब करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ जाने वाला है। यहाँ पे इसका ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हमें देखो SO3 में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो मतलब हमें सिर्फ ये चीज़ लेनी है। 3s तो हम इसको लेंगे ही लेंगे, ये तो 3p है एंड ये है 3d। ठीक है, तो सिर्फ हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि SO2 है और सल्फ़र के पास खुद का एक लोन पेयर भी बचा हुआ है, तो वो ये लोन पेयर ये प्रेजेंट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमारे हैं। तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp
2, इसको भी काउंट कर लिया, इसको भी काउंट कर लिया एंड इसको भी काउंट कर लिया। आपको पता है जो हाइब्रिडाइजेशन है वो लोन पेयर भी इंक्लूड करता है एंड बॉन्ड पेयर भी इंक्लूड करता है, इसीलिए यहाँ पे इसको हमने sp2 लिख लिया। अब ऑक्सीजन हमारे 2 हैं, तो पहले ऑक्सीजन को लिख लिया हमने 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1, जहाँ पे सब स्टेबल होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन ने जाके इधर इसको पेयर बना लिया और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके भी पेयर बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 2s2, एक मिनट इसको पूरा अलग लिखती हूँ। ये मेरा आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, ठीक है। ये फाइनली हमारा बना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब हमारा एक अलग बनेगा 3p जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है एंड 3d हमारा अलग बनेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे ये अपना बनाना शुरू करेंगे। टू पी एक्स टू, 2py1 एंड 2pz1। अब देखो यहाँ पे जितने हमारे आउटर मोस्ट वाले हैं, ये आउटर मोस्ट वाले तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हैं इसके साथ। अब बारी बचती है इनकी, या तो ये इनके साथ बना ले या तो ये इसके साथ बना ले। एक अदर ऑप्शन हो सकता है, या तो ये इसके साथ बना ले एंड या तो ये इसके साथ बना ले। तो ये 2 तरीके हैं। आई होप थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसके साथ ही बनाए, ये इसके साथ भी बना सकता है, ये इसके साथ भी बना सकता है एंड ये इसके साथ भी बना सकता है एंड ये इसके साथ भी बना सकता है। तो ये जो हमारा जो आउटर मोस्ट के साथ बने ये तो हमारे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे दोनों के दोनों, ठीक है। एंड ये जो हमारा थोड़ा सा इनर मोस्ट है जो 2py वाले हैं, ये हमारे बनाने वाले हैं पाई बॉन्ड। तो मतलब 2 पाई बॉन्ड बनने वाले हैं हमारे, ये हमें क्लियर हो गया। क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है, जो बाहर ऑर्बिटल है ना, इनका हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो जो हाइब्रिडाइज के बाहर हैं उनके साथ हम बनाते हैं पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे ये श्योर हो गया कि ये पाई बॉन्ड बन रहे हैं हमारे एंड ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो मतलब SO2 में 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं और एक जो हमारा जो लोन पेयर जो ये था इसको ऐसे ही रखने वाले हैं हम, ठीक है। अब देखो एक तो यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड बन रहा है, एक मान लो पी पाई बन रहा है। अगर मान लो ये दोनों बना रहे हैं तो पी पाई पी, इसको मान लो PZ है ना, पी पाई, यहाँ पे पी पाई डबल बॉन्ड बन रहा है। अब मान लो अगर ये वाला बन रहा है तो ये पी पाई डी पाई के साथ बन रहा है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ना वो ये अलग अलग टाइप के बनने वाले हैं, पी पाई एंड पी पाई डी पाई। तो आई होप आपको क्लैरिटी हो गई कि पी पाई और डी पाई ये क्यों बन रहा है, ठीक है। तो इसमें यही है कि बोथ जो पाई बॉन्ड्स हैं वो इक्विवेलेंट है। तो ये हमने रेजोनेंस को एक्सप्लेन कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो डीलोकलाइजेशन तक ही हमारा रेजोनेंस लिमिटेड नहीं है, ठीक है। जो ये डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड हमारा है, ये भी एक रेजोनेंस के हटके कुछ चीज़ है जो कि हाइब्रिडाइजेशन से अलग है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल और शुरू करते हैं कि जिसमें हम बताते हैं कि एक कलर ट्रांजिशन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस एग्जांपल है ClO2। इसमें जनरली जो कलर्ड का जो रीज़न होता है, या तो इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या तो इसमें एक ट्रांजिशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन में। जो हम पढ़ते हैं कि डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तभी उसमें इंटेंसिफाई होगा कलर, ठीक। तो अब इसको लिखते हैं हम क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट में, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3p में एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर आ गया हमारा 3d, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें एक्साइट तो करना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो एक तो इधर कर लो एंड दूसरा इधर कर लो।
तो एक्साइटेड स्टेट में इसको लिखेंगे 3s 3p 3p में इधर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन बचे हमारे, एंड 3d में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। अब हमें सिर्फ 2 ही की ज़रूरत है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही की ज़रूरत है। तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले लें और ये इलेक्ट्रॉन ले लें जो हमें बताएगा कि ये लोन पेयर प्रेजेंट है हमारे क्लोरीन के पास। तो एक ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन शो करेगा अनपेयर्ड, जो हमारा ये लोन पेयर शो करेगा, एंड 2 ये हमारा हो गया जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो O2 के साथ हमारे पाइप सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हैं। तो ये तो हमारा हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, अब बचा हमारा यहाँ पे एक 3p बचा, एंड यहाँ पे बचा हमारा 3d का एक इलेक्ट्रॉन, 3p का एक इलेक्ट्रॉन बचा एंड 3d का इलेक्ट्रॉन बचा। अब ऑक्सीजन का लिख लेते हैं हम लोग। 2p y1 एंड 2p z1। सेकेंड ऑक्सीजन, इसको A मान लो, इसको B मान लो। एंड 2p z1। अब तो देखो ये जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारे इनर मोस्ट हैं ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बनाएंगे हमारे पाई बॉन्ड, ये इसके साथ पाई बॉन्ड बना ले एंड ये इसके साथ पाई बॉन्ड बना ले। ये देखो इंटरमिक्सिंग भी हो सकती है, ये इसके साथ भी बना सकता है एंड ये इसके साथ भी बना सकता है, इंटरमिक्सिंग हो सकती है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं क्लोरीन का स्ट्रक्चर। अब हमें ये समझ में आ गया कि 2 पाई बॉन्ड बनना तय है एंड 2 सिग्मा बॉन्ड बनना तय है, और एक इलेक्ट्रॉन हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये तय है हमारा जो लोन पेयर है। ठीक है, अब क्लोरीन में एक तो लोन पेयर हमने बना लिया और 2 पाई बॉन्ड बना लिए, तो दोनों ऑक्सीजन के साथ है। ठीक, अगर एक तो हमारा देखो पी पाई बन रहा है, ये जो हम बनाएंगे पी पाई एंड पी पाई बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे लिखो एक पी पाई बन रहा है, दूसरा हमारा पी पाई एंड डी पाई बन रहा है, पी पाई एंड डी पाई बन रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा ये हो गया। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर इसका हम बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये वाला बॉन्ड इधर भी बन सकता है। मान लो ये ए ऑक्सीजन है, नहीं बी ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे ए ऑक्सीजन बी ऑक्सीजन, अब यहाँ पे इंटरचेंज हो सकता है, यहाँ पे पी पाई डी पाई बना दो या यहाँ पे पी पाई बना दो। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने ना यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिखना भूल गई, तो यहाँ पे जो सॉरी फॉर दिस ह्यूज मिस्टेक, तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना कि ये इधर पाई बना सकता है एंड ये इधर पाई बॉन्ड बना सकता है, तो ये इसने भी पाई बॉन्ड बना सकता है। मतलब यहाँ पे हमारे 3 पाई बॉन्ड का एक पॉसिबिलिटी है, बनेगी तो सिर्फ 2 ही, क्योंकि 2 ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा बना सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया। तो ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ से हमें पता चल रहा है ये जो हमारे ऑड इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन हो रहे हैं 3d से 3p ऑर्बिटल में, ये ऑड इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं ये सारे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो इंटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है एंड जो ये रेजोनेंस हो रहा है, इसकी वजह से इसका जो कलर है हमारा वो इंटेंस आने वाला है। इसीलिए तो अगर इंटेंस आ रहा तो एक इसमें रूल है हमारा लेपो रेट, इस ट्रांजिशन को हम लोग बोलते हैं लेपो रेट, इसको डिनोट करते हैं +-1 से। ठीक है, एक ये लेपो रेट है, एक टाइप का ट्रांजिशन है। ठीक है, इसको ये एक मतलब एक ट्रांजिशन में अलाउड होता है, ये एक टाइप का ये एक
रेट है जिसमें कि जो ट्रांजिशंस, अगर इस टाइप के ट्रांजिशन अगर हमारे इंटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहे हैं, यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अगर वो चीज़ हो रही है ना, तो लैपो रेट हमारा यहाँ पे अलाउड होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो हमारा कलर है ना वो इंटेंस हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया। और ये जो लेपो रेट है, लेपो रेट इसको इससे डिनोट करते हैं कि +-1 हो रहा है। बस इतना याद रख लो कि लेपो रेट का मतलब चेंज इन एल हमारा +-1 हो रहा है, और अगर ये अगर आ रहा है तो मतलब कलर बहुत ज़्यादा इंटेंस है। इसीलिए हमारा जो ClO2 का है ना उसका कलर बहुत ज़्यादा इंटेंस आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा पार्ट, एंड ये जो मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताया, कैसे क्या क्या मेथड्स हैं इसके निकालने के, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, एंड रेजोनेसिंग हाइब्रिड, रेजोनेटिंग कैनोनिकल फॉर्म्स एंड रेजोनेंस एनर्जी। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताना चाहूँगी कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।